हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने समास में अंतर लेकर आई हूँ। समास के सारे जितने भेद थे वो मैंने आपको पहले करवा दिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको समझा दिए। आज मैं बहुव्रीहि समास और द्विगु समास दोनों में अंतर आपको बताऊंगी, ताकि आपकी जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, कोई भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठते हो, तो उसमें जब आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपको अंतर करना मुश्किल हो जाए कि ये कौन सा समास हो सकता है, तब उस दिशा में, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। कन्फ्यूज़न हो गई, नहीं समझ में आ रहा, तो हो सकता है आप गलत पे मार्क कर दो। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको बहुव्रीहि समास और द्विगु समास दोनों में ही अंतर बता सकूँ। अब हमारा जो द्विगु समास है, इसमें क्या होता है, हमारा जो पहला पद होता है वो क्या होती है, संख्या। पहला पद हमारा क्या होती है, संख्या। और जो हमारा बहुव्रीहि समास है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष। लेकिन क्या होता है कि इसमें भी कई बार संख्या आ जाती है। तो कई बार जब हमारे पास बहुव्रीहि समास में भी संख्या आ जाती है तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यहाँ पे तो हमें बताया गया था कि द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्या होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में भी हमारे सामने जो पहला पद है वो संख्या का ही आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, हमें कैसे पता चले कि ये बहुव्रीहि समास है या फिर ये द्विगु समास है। अब समास में, बहुव्रीहि समास में हम उदाहरण लेते हैं त्रिनेत्र। तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। अब हमारे पास यहां पर क्या है, त्रिनेत्र। त्रि क्या हो गया, तीन। तो क्या हो गया, त्रि हमारे पास क्या आ गई, संख्या। ये क्या हमारे पास हो गई, संख्या। अब यहां पर तो हमारा पहला पद जो है वो संख्या का ही होता है द्विगु समास में, लेकिन जो हमारा बहुव्रीहि समास आया उसमें भी पहली हमारी क्या आ गई, संख्या। तो यहाँ पर संख्या जो आई उसमें क्या कहा गया है, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं, त्रिकोण। मैंने दोनों ही उदाहरण त्रि वाले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, त्रिकोण। त्रिकोण यानी कि तीन, त्रि हो गया तीन, कोनों का समाहार, ये आ गया। यहाँ भी त्रि तो यहाँ भी त्रि, दोनों का अर्थ क्या हो गया, तीन। यानी कि पहला पद जो है वो दोनों में ही संख्या आ गई। द्विगु समास में भी पहला पद संख्या और बहुव्रीहि समास में भी पहला पद संख्या, यानी कि दोनों में ही तीन आ गया। मैंने ये उदाहरण जानबूझकर लिया है ताकि आपको इसको समझने में किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना हो, कोई कठिनाई ना हो। अब यहाँ पर है त्रिकोण, तीन कोनों का समाहार। अब तीन कोनों का समाहार हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो तीन कोनों का समाहार हमारा दिया गया है, इसमें हम किसी विशेष चीज की ओर इशारा नहीं कर रहे, किसी की विशेषता को नहीं बताया जा रहा इसमें।
इसमें साधारण सी बात की जा रही है कि 3 कोनों का समाहार, जिसमें हम किसको इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल। तो 3 कोण मिल रहे हैं, लेकिन किसी खास व्यक्ति की ओर या किसी खास वस्तु की ओर हम इशारा नहीं कर रहे। अब यहाँ पर था त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं, जिसके हमें पता है कि 3 नेत्र किसके होते हैं, वो होते हैं शिव के। तो यहाँ पर जो हमने संख्या हमारी आई है, वो संख्या किसकी ओर इशारा कर रही है, किसी विशेष व्यक्ति की ओर। उस व्यक्ति की विशेषता को बताया जा रहा है, उस व्यक्ति की विशेषता दिखाई जा रही है कि ये वो व्यक्ति है जिसके पास 3 नेत्र हैं। यानी इसमें पहला पद या दूसरा पद प्रधान नहीं है, बल्कि किसी अन्य की विशेषता की ओर बात की जा रही है। तो वो कौन है, शिव। तो यहाँ पर हम शिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो संख्या आई है, दी तो यहाँ भी संख्या है, लेकिन यहाँ जो संख्या आई है वो संख्या किसकी ओर इशारा कर रही है, शिव की ओर। यानी किसी की विशेषता बताई जा रही है या व्यक्ति विशेष। जबकि जो द्विगु समास में है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें पहला पद हमारा क्या है, संख्या। संख्या हमारी आ गई त्रिकोण, यानी कि पहला पद संख्या, यानी कि त्रि क्या 3। तो 3 कोण यानी कि कोणों का समाहार, 3 कोण जिसमें मिले होते हैं। अब इसे हम कोई नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने नाम दे दिया इसको त्रिकोण। तो इसे हम नाम नहीं दे सकते, किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही, किसी व्यक्ति की ओर इशारा नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर हमारा किसी की ओर इशारा नहीं किया जाता, किसी की विशेषता नहीं बताई जाती, वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास। और जहाँ पर जो संख्या हमारे पास आती है और वो किसी विशेषता की ओर संकेत करती है, किसी तीसरी चीज की ओर संकेत करती है, तीसरे व्यक्ति की ओर बताती है, या किसी विशेषता की ओर बताया जाता है, तो वहाँ पर हमारे जो संख्या आती है वो क्या आती है, बहुव्रीहि समास में। तो ये हमारा है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों में अंतर। तो आज मैंने आपको बहुव्रीहि समास और द्विगु समास दोनों में अंतर बताया। दोनों में अंतर जो है बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया है, ताकि आप लोग कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें तो वहाँ पे आपको मुश्किल ना हो। और ये जो आपके हैं बहुव्रीहि समास और ये द्विगु समास, ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होगी, तो इसलिए इस समास को ज़रूर पूछा जाता है। थोड़ा सा आपका मेंटल क्या लेवल क्या है उस चीज़ को देखने के लिए इसे किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया, सरल भाषा में आपको समझाया, दोनों में अंतर बताया, वो अंतर आपको समझ में आया होगा और आप किसी भी तरह से कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी उस समय। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन दबाना तो बनता है, कमेंट्स करना भी होता है, कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले आप मेरे बारे में और मेरी वीडियोस के बारे में आपको कैसा महसूस होता है, कैसे आपको लगती हैं। और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से, अच्छे लेवल से पास हो सके। समाज की जो बाकी वीडियोस हैं, जो पहले वाली वीडियोस हैं, उनके लिंक आपको मिलेंगे। इसके बाद एक अंतर आपका और है, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। उनका अंतर लेकर मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के सामने आऊँगी। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। एक बार एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।